हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं, चैनल का नाम मैंने लिखा हुआ है। किसी भी कंडीशन में आप भूल जाएं तो मेरे नाम से आप याद रख सकते हैं, वीरेंद्र सिंह। आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ, आप भी सीख रहे हैं, साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। ट्यूटोरियल बन गया और यूट्यूब ने मुझे बताया कि आप 1991 का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आप सबके साथ मिलकर एक YouTube चैनल जो बना, जिसका नाम आपके सामने है, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक सजेशन भी मान सकते हैं, रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। कोई भी वीडियो या लेक्चर जो सेशन है वो आपका मिस ना हो, और आपकी जो पढ़ाई है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार चलती रहे, बहुत स्मूथली चलती रहे, बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, और टाइम टू टाइम हम आपको गाइडेंस भी देते रहे कि आगे क्या करना है, किस किस तरीके में करना है। और आपको पता ही है कि पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की रामबाण सीरीज हमने चलाई हुई है। सीरीज के अंदर जो रामबाण सीरीज चली हुई है इंडियन पॉलिटी की, उसके अंदर हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक्ट्स की हमने बात की है, और उसी एक्ट्स की जो सीरीज चली हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एक्ट्स बनाए गए थे, जिन जिन एक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार किया गया था, एक नींव खड़ी की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कह सकते हैं कि जिसके बिहाफ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, और जो जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ स्टेप्स हम कवर कर चुके हैं, कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्ट्स का, उनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्ट्स के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट की जो सीरीज है, रामबाण सीरीज, इसमें हम लास्ट जो हमने पढ़ा था वो चार्टर एक्ट पढ़ा था 1833। 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 का जो चार्टर एक्ट था, अब मैं ये इस एक्ट के तहत जो काम नहीं हुए उनको हटा के कुछ और बता रहा हूं। अब हम नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है इंडिया के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही, तो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो है रेलवे। और रेलवे की शुरुआत इसी टाइम के आसपास हुई थी। शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन थे वो जिन्होंने हमारे इंडिया के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। पहली रेल चली थी हमारे इंडिया के अंदर, कब चली थी? बिल्कुल, हम लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के अंदर पहली ट्रेन चलाई थी। और ये ट्रेन चली थी बॉम्बे से लेके थाने तक, दोनों ही शहर महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। वो हम इस एक्ट के अंदर जिक्र नहीं कर रहे, फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल इस जो नंबरिंग सीरीज है, जो आपका ईयर है 1853, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। इसके अंदर क्या क्या काम हुआ? 2 इंपॉर्टेंट काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन हुआ किसका? सिविल सर्विस का। इंडिया के अंदर पहले क्या होता था कि जो सिविल सर्विस थी उसके लिए अगर आपको एग्जाम देना तो आपको लंदन जाना पड़ता था, ब्रिटेन में जाना पड़ता था, और इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था सिविल सर्विस के लिए कि वो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। अब की बार इन्होंने क्या किया इस एक्ट के तहत कि इंडियंस जो है वो भी सिविल सर्विस का पार्ट बन सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं कि आपके अंदर भी काबिलियत है, आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी हुनर है, और आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो एग्जाम थे वो भी अब इंडिया के अंदर होने शुरू हो गए। पहला कि इंडियंस पार्टिसिपेट करने लगे, दूसरा एग्जाम भी अब इंडिया के अंदर होने लगा। इंपॉर्टेंट काम हुआ। दूसरा क्या हुआ इसमें? लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? विधान परिषद। अब विधान परिषद की हम जिक्र करेंगे, अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे, 2 वर्ड्स पढ़ेंगे स्टेट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में डिफरेंस है, और ये दोनों ही चीजें हर जगह पर नहीं है। सिर्फ 6 स्टेट्स हमारे इंडिया में हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी 28 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है।
वो कौन कौन से स्टेट्स हैं ये मैं आगे जिक्र करूंगा। जो 6 स्टेट थे, पहले 7 थे, फिर एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं रहा, अब सिर्फ 6 स्टेट्स हमारे पास हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं सारे के सारे। और कौन कौन से वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये आपका कह सकते हैं कि एक टाइप से आपका होमवर्क भी है कि आप गूगल तो सर्च करोगे ही, मुझे पता है गूगल आप सर्च करोगे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन से वो 6 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, डिटेल में बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे बनती है, कितने मेंबर्स चाहिए कम से कम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, वो सबके जिक्र करेंगे। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी कि हम इंडियंस भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट काम हुए यहाँ पर। पहला, सिविल सर्विस के लिए इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया के अंदर, एग्जाम भी, इंडियंस भी, दोनों काम इंडिया में हुए। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो नंबरिंग है उसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स मेंबर होंगे, कुछ अनऑफिशियल्स मेंबर होंगे, उनकी जो काउंटिंग होगी वो कम ज्यादा होगी, वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो एक्ट है, अभी तक हमने पढ़े या तो चार्टर एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। और आपको ये तो पता ही होगा कि इसके आसपास कुछ हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 में, क्रांति हुई थी जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लीडर्स कह सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया को आजाद करने के लिए जो पहली फ्रीडम फाइट थी वो यही थी 1857 वाली। इसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत सारे हमारे लीडर्स शहीद भी हो गए, लेकिन उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया कि अब हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, उनको इंडिया से निकाल सकते हैं और अपने भारत देश को, अपने इंडिया को आजाद कर सकते हैं। पहला काम, क्या क्या काम हुए। अब ये जो एक्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये किसका आउटकम है, 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका ही एक रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है कि जब जो लड़ाई हुई, जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो क्राउन के अंदर, कंपनी के अंदर हलचल मच गई कि इंडिया के अंदर ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे विद्रोह हो सकता है और इतने सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ओपोज जा सकते हैं या इस टाइप से भी कुछ काम हो सकता है। अब पूरा का पूरा ब्रिटेन या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां की हम बात करें या क्राउन की बात करें या फिर हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जिक्र करें, तो हर कोई डर चुका था इस लड़ाई के बाद कि अब इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने आप को और भी ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसी के बिहाफ पर ये रिफॉर्म लेके आया गया था, ये एक्ट लेके आया गया था 1858 वाला। किसके आउटकम था, 1857 के रिवोल्ट का आउटकम था। दूसरा, कंपनी रूल। अभी अभी मैंने जिक्र किया, कंपनी रूल का मतलब यहाँ पर कोई लोकल कंपनी नहीं है, टाटा बिरला की कोई कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1600 में, 1600 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब तक जितने भी हमारे अलग अलग जो राजा बनते आए, जिनको हमने गवर्नर ऑफ बंगाल भी कहा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा, अब हम उसको किसी और नाम से जानेंगे। तो ये जो पोस्ट थी ये सारी की सारी कंपनी के अधीन आती थी, कंपनी के अंडर में काम करते थे, वो ही इनको डिसाइड करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब जो पावर है, अब जो एक्चुअल में जो पावर है वो कंपनी के हाथ से निकल के डायरेक्टली कहां चली गई, पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके पास चली गई, यानी कि क्राउन के पास चली गई। क्राउन का मतलब है वहां पर जो राज करती थी रानी, उनके पास पूरी की पूरी पावर हो गई कि किस किस को क्या क्या राइट देना है, क्या क्या काम करना है, कब कब करना और कैसे कैसे करना है, ये सारी की सारी पावर क्राउन के पास चली गई। तो कंपनी रूल खत्म हो गया। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वायसराय।
अब वाइसराय मैंने अभी भी बताया कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और लास्ट में अब हम वाइसराय की तरफ चल पड़े। इंट्रोडक्शन हो गया किसका? वाइसराय। पोस्ट बदलते चले गए, पावर ट्रांसफर करते चले गए। और जो पहला वाइसराय था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? गैस कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। यस यस, सोचो सोचो, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ बिना वीडियो देखे। लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड। लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसराय थे। पहले वाइसराय ऑफ फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया इज वाज लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहां पर जो लोग थे, जो कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की, क्योंकि कंपनी का तो एंड हो चुका, कंपनी खत्म हो चुकी। अब पावर कहां पर चली गई? सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहां पर चली गई, क्राउन के पास चली गई, क्वीन के पास चली गई, उनकी पार्लियामेंट के पास चली गई। तो वायसराय को जो अपॉइंट किया गया, जैसे हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, कोई ना कोई और दूसरा बंदा अपॉइंट करता है। लाइक अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो शपथ देने की जो बात करते हैं तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं। सेम ऐसे ही वायसराय को जब अपॉइंटमेंट किया गया तो यहां से कंपनी की तरफ से कोई भी रोल नहीं था, सारा का सारा जो रोल था वो कहां से था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था। ठीक है जी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वायसराय बने, इंडिया के पहले जो वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, इनको किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया? हु अपॉइंटेड द वायसराय ऑफ फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? दैट इज लॉर्ड कैनिंग। तो किसने अपॉइंटमेंट किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। और कौन था पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट की बात, उस रिवोल्ट के जस्ट बाद ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के थ्रू ही पहला वायसराय हमें मिला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है इस लड़ाई की वजह से। अगर ये लड़ाई नहीं होती तो ये एक्ट भी नहीं आता। ये एक्ट नहीं आता तो पावर जो है कंपनी के हाथों से ट्रांसफर डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। लड़ाई नहीं होती, वायसराय का जो पोस्ट है शायद वो इंट्रोड्यूस ना होता। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए कहां पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। नेक्स्ट एक्ट की तरफ हम चलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब तक जितने भी एक्ट्स आए वो सारे के सारे इंडिया से बाहर थे, यानी कि कोई पिट्स इंडिया एक्ट था, कोई रेगुलेटिंग एक्ट था, कोई चार्टर एक्ट था। अब जितने एक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे या तो इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। अभी हम इंडियन काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं 1861 की, फिर थोड़ी देर बाद फिर से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे और फिर हमारा देश आजाद हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ? 1861 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसका नाम दिया गया, इसमें क्या किया गया? इनिशिएटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस initiated representative institutions by nominating some Indians to the Viceroy Council। अब जो वायसराय है वो अकेला कोई भी काम नहीं कर रहा। कोई भी इंसान अगर रूलिंग पार्टी कर रही है, कोई भी रूल कर रहा है तो वो अकेला रूल नहीं करता, उसके साथ कुछ न कुछ लोग होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो उसको हर एक मैटर की इंफॉर्मेशन देते हैं, हर एक मैटर के ऊपर क्वेश्चनिंग भी करते हैं, उसको एडवाइस भी करते हैं, सलाह भी देते हैं कि क्या काम फिलहाल ठीक रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी। तो उसके लिए कुछ ऑफिशियल्स रखे जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। लाइक अगर हम अपने पीएमओ की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेने की हेड अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है। लेकिन क्या क्या काम किस किस तरीके से किया जा सकता है ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स उनको बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं। अगर अपने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्रधानमंत्री जो अपने हैं, कौन है? बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, कोई राहुल गांधी कह देता है, कोई सोनिया गांधी कह देता है, कोई जो हमारे रामनाथ कोविंद है उनको कह देता है, या फिर जो अभी प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू उनको कह देता है।
अलग अलग कंफ्यूजन हो जाता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। तो फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पिछले लगभग 15 साल से, लगभग हाँ 15 साल कह सकते हैं, 2014 से लेके अभी 25 चल रहा है, 10 साल हो गए, 29 तक रहेंगे, 15 साल पूरे हो जाएंगे अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। फिलहाल अदरवाइज 10 साल तो हम कह ही सकते हैं, 11 साल कह सकते हैं, सॉरी, 2014 से लेके 25 तक। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लीडरशिप में उनकी एक ऑफिशियल्स का एक ग्रुप बनता है, ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप बनता है, जो उनको हर सिचुएशन के ऊपर अपनी सलाह देते हैं कि सर ऐसे काम को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो हमें इस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, इस सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, कैसे हमारे देश की जो यूथ है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम होता जा रहा है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाएगा, जो स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया, जो लोन दिए जा रहे हैं लोगों को कंपनी खोलने के लिए, अपने अपने इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी लोन दिया जाते हैं, पैसा दिया जाता है ताकि हर कोई बिजनेस की तरफ मूव करे और वैकेंसी क्रिएट करे। ऐसा नहीं कि हम नौकरी लेंगे, हम नौकरी देने वाले बने। इस बेस पर हमारा इंडिया फिलहाल अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रहा है ना। तो अगर सारे के सारे नौकरी लेंगे तो फिर नौकरी देगा कौन, इसलिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जो नौकरी देने वाला हो, तो उसी के ऊपर हमारी इंडिया काम कर रही है। सेम ऐसे ही इसी चीज के अंदर जो वायसराय की जो काउंसिल थी उसके अंदर कुछ इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन होने लगा। देखो लड़ाई हुई, लड़ाई होने के कितने फायदे मिले। पहला, हमारे देश के अंदर सिविल सर्विस तो आई गई थी, इंडियंस ने पार्टिसिपेट कर लिया था, पोस्ट चेंज कर दी, कंपनी हटा दी, पावर ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव होने लगा वायसराय की काउंसिल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, नई विधान परिषद का जन्म हुआ, उनको बनाया गया। कहां कहां पर? ये 3 जगह हैं, 3 जगह हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया या एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इन तीनों जगह के आपको नाम याद रखने हैं। ऑप्शन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part of legislative council according to the Indian Council Act of 1861, then answer will be Bengal फर्स्ट हमारा है, दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल, और तीसरा पंजाब। अब चौथा ऑप्शन ऐसा आएगा जहां पर ये था ही नहीं। अब इन 3 को छोड़ के जो भी चौथा ऑप्शन आ जाए वही आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है बेटा। नेक्स्ट काम, द वायसराय कुड इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश जिसको बोल सकते हैं। हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, स्पेशल पावर होती है ये। अब जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल 123 की बात करें या आर्टिकल 213 की बात करें या 321 की बात करें, यानी कि 123, 213, 321, इन आर्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो इनमें 2 ऑर्डिनेंस की हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी बात करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की भी बात करेंगे। तो ये भी ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, पास किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जाएगा उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो वायसराय जो बनाया गया था, जो कैनिंग हमारे जो पहले वायसराय थे, उसके बाद फिर और भी वायसराय बहुत सारे बने, और लास्ट जो हमारे वायसराय बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो वायसराय जो है, इनको एक स्पेशल पावर दी गई कि जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब भी कभी आपातकाल लगने की सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जो भारत सरकार का जो परिषद बनाया गया, इसको ये कह सकते हैं कि भारतीय परिषद 1892 की, जो भी है हिंदी में जो भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें इंक्रीज नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। अब ऑफिशियल्स मेंबर तो थे ही, नॉन ऑफिशियल मेंबर भी थे, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे उनकी संख्या को इंक्रीज कर दिया। द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर आर इंक्रीज्ड, और ये टाइम टू टाइम इंक्रीज किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको फिक्स किया जाएगा, इनको रेगुलर बेस पे हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको इंक्रीज किया जाएगा। तो इनको इंक्रीज कर दिया।
लेकिन अगर कुछ भी काम करना है, कोई बिल पास करना है, कोई सलाह मशवरा लेना है, या मेजोरिटी की जब बात की जाए तो ऑफिशियल्स की मेजोरिटी को ही काउंट किया जाएगा, उसी को ही वैलिड माना जाएगा। नॉन ऑफिशियल्स जो हैं उनकी मेजोरिटी का रोल इसमें नहीं होगा। रोल किसका होगा? ऑफिशियल्स मेंबर का। किसका? जो ऑफिशियल्स मेजोरिटी है उसी को ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पार्ट था उसमें मेंटेन किया गया। मेजोरिटी जो होगी वो ऑफिशियल्स की होगी, नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी। दूसरा, एक्सपेंडेड फंक्शंस ऑफ काउंसिल टू डिस्कस बजट्स एंड आस्क क्वेश्चंस। अब नॉर्मली हमारे देश में हर साल बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर सेशन होते हैं अलग अलग, उस सेशन के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसको क्वेश्चन आवर भी कहते हैं, जीरो आवर भी कहते हैं, स्टार आवर, अलग अलग टाइप के जो आवर डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब हम पार्लियामेंट प्रॉपर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हम जो इंडियंस थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे, उनको भी ये पावर दी गई कि वो क्वेश्चनिंग कर सकें, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। और दूसरा क्या था कि बजट के ऊपर डिस्कशन हो सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले तो होता ही नहीं था, ब्रिटिशर्स लेके आते थे अपने आप ही, जो भी काम था हमसे पूछे बिना ही लागू कर दिया। लेकिन अब इंडियंस का भी इसके अंदर रोल होने लगा, इंडियंस का पार्टिसिपेशन हो गया था, इंडियंस को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियंस का एक अलग से रिजर्व बनाया गया, इसको काउंसिल किया गया। तो इसमें क्या किया गया, जो काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड किया कि बजट के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, पहला काम। दूसरा, क्वेश्चनिंग की जा सकती है, आस्क क्वेश्चंस। पहला तो बजट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर चीजें ऐड की गई। नेक्स्ट, और ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्ट हमारा बना, इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कह सकते हैं। इसी का जो दूसरा नाम और फेमस नाम जो है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके अंदर एक तो हमारे वायसराय थे, एक उनके सेक्रेटरी थे। ये आप लोग बताएंगे कि वायसराय कौन था, सेक्रेटरी कौन था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जो एक्ट बना, जो रिफॉर्म बना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, इसके थ्रू दो तीन काम सबसे इंपॉर्टेंट हुए, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो पिछले ये कह सकता हूं कि 20-25 साल से पूछे जा रहे हैं और अगले 20-25 साल तक और भी पूछे जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लागू किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लागू किया गया किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से इलेक्शन होगा, उसके लिए उनके ही मेंबर्स आएंगे, वोट भी वही लोग देंगे। ये काम हुआ सबसे इंपॉर्टेंट। बार बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कौन से एक्ट के तहत इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी ऑप्शन में आ सकता है, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा काम क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसकी मेंबर की जो संख्या है, मेंबर की जो नंबरिंग है, उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले 16 होती थी, अब 60 हो गई। 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 मेंबर्स की इसकी काउंटिंग कर दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो साइज था इसका, उसको इंक्रीज कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तीसरा, अब जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, सेम ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो जमींदार हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके लिए भी रिप्रेजेंटेटिव्स का एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इनको भी एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव्स
मिलेंगे, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जमींदार का मतलब यहाँ पर है कि जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनको जो इलीट क्लास कह सकते हैं, उस इलीट क्लास में जिनके पास ज्यादा जमीन है, लैंडलॉर्ड जिनको हम बोलते हैं, जमींदार बोल देते हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन आएगा। को यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। जो कंपनीज होती हैं, जो ट्रेड किए जाते हैं, ट्रेड एंड कंपनी जिनको हम बोल सकते हैं, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इनके लिए भी सेपरेट इलेक्शन का काम किया गया। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, जिसको पार्लियामेंट रिफॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट आएगा वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, या दूसरा नाम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ये आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो एक्ट बनेगा वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद जो एक्ट बनेगा वो है इंडियन फ्रीडम एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इन एक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, और इस वीडियो के अंदर जितने भी एक्ट्स का हमने जिक्र किया, उन एक्ट्स के अंदर आपको कौन सी चीज में कंफ्यूजन रहा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैंने पूछा कि कौन कौन से स्टेट में है, कितने स्टेट है, ये तो मैंने बता दिया। कौन कौन से स्टेट्स में है, कैसे कैसे इनको डिसाइड किया जाता है कि इस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, इसमें नहीं होगी, मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्या परसेंटेज रहती है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था आप लोगों से, आपको शायद ज्यादा याद है क्योंकि होमवर्क आप लोगों को मिला है। तो जो 2-3 क्वेश्चन वीडियो के अंदर मैंने पूछे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये आंसर है, और आपका अगर सही आंसर रहा तो मुझे वाकई में लगेगा कि जो रामबाण सीरीज में जो हम चला रहे हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप करेक्ट आंसर बताएंगे। मुझे भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और सही बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे उससे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत जल्दी जल्दी ये सीरीज आपके सामने कंटिन्यू की जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर किसी भी वजह से आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर या नोटिफिकेशन के ऊपर आपके फोन के नोटिफिकेशन पैनल में सबसे पहले पहुंच जाए, और कोई भी वीडियो, आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपकी मिस ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी आप अपने कामयाबी के शिखर पर होंगे, आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को अचीव कर लेंगे। ये दुआएं हम देते रहेंगे, आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, आप भी साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।